नमस्कार, जी पुरवैया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बड़ी बहस और आपके साथ मैं हूं सैयद हुसैन। बिहार की सियासत में कुर्सी का किस्सा दिलचस्प होता जा रहा है। हर दिन कुर्सी के लिए एक नई दावेदारी सामने आ रही है और मामला एक अनार 100 बीमारों वाला होता जा रहा है। हसरत पालना बुरी बात नहीं होती है और सियासत में तो हसरत को मुकाम तक पहुंचाने के लिए तमाम जतन भी किए जाते हैं। दरअसल बिहार में कुर्सी की कामना रखने वाले इन दिनों यही कर रहे हैं, मगर जतन के पीछे दावेदारी का दांव कुछ इस कदर चल रहा है कि कहीं दोस्ती के पेच के ढीला होने का खतरा भी दिख रहा है तो कहीं पेच कसने की ताकीद की जा रही है। जी हां, कुर्सी एक मोहताज अनेक। बिहार में विधानसभा चुनाव अगले साल होंगे, लेकिन इस बीच सूबे की नुमाइंदगी को लेकर दावेदारों की फहरिस्त लगातार लंबी होती जा रही है। जेडीयू के अंदर अगर सीएम की कुर्सी पर हक जताने वालों में रमई राम भी शुमार हो गए हैं, तो बीजेपी के अंदर सुशील मोदी के सामने अपना नाम लेने वाले भी बुलंद होते जा रहे हैं। कुर्सी किसी नाम की मोहताज नहीं होती, लेकिन कुर्सी पर नाम चस्पा करने की हसरत रखने वाले दर दर के मोहताज हो जाने से इनकार भी नहीं करते। बिहार को ही लीजिए, विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, मगर जेडीयू और बीजेपी नेता सीएम के लिए दावेदार बनने में वक्त जाया नहीं कर रहे। अब नया नाम रमई राम का जुड़ा है। जनता की मंशा के बहाने रमई ने सीएम की कुर्सी पर हक जताना शुरू कर दिया है। चाहते हैं, जब लोग चाहेगा तो हम तो चाह ही रहे हैं, हम बिहार की जनता को सेवा करें। मुख्यमंत्री बन के, हाँ, मुख्यमंत्री बन के ना, ऐसे तो हम कर ही रहे हैं। तो मंत्री बन के तो बहुत दिन करते आए हैं, तो सब बिहार के लोग जान रहे हैं, तो मुख्यमंत्री के बाकी है। दरअसल जेडीयू इन दिनों वक्त का ही मोहताज हो चला है। पार्टी का दावा है कि उसका भरोसा नीतीश कुमार में है, लेकिन नीतीश के भरोसे को लेकर सवाल खड़ा करने वाले पार्टी में कम नहीं है। ज्यादा समय नहीं गुजरा जब जीतन राम मांझी की जुबान पर सीएम पद के लिए नीतीश हुआ करते थे, मगर अब मांझी पार्टी आला कमान की चाहत पर सब छोड़ रहे हैं। अच्छा लगता है कि आपको विकास के लिए जनता से एक और टर्म चाहिए, आप एक बार और मुख्यमंत्री? ये आगे की बात है, वो इतना हम लोग क्या कहते हैं, महत्वाकांक्षी आदमी नहीं है। जो समय मिला है उसमें हम अपना काम करना चाहेंगे। आगे की बात आगे है, पार्टी और हमारा गठबंधन सोचेगा। लेकिन एक टर्म और मिलता तो अच्छा रहता। नहीं, इस पर भी हमको कुछ नहीं करना। सीएम पद की राह में दुश्वारियों के कांटे बीजेपी के अंदर भी बोए जा रहे हैं। पार्टी का एक धड़ा सुशील कुमार मोदी को नुमाइंदगी का ताज पहनाना चाहता है, लेकिन दूसरा धड़ा पहले से तैयार खड़ा है, सीएम के बतौर दावों के बहाने अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए। मौका में और क्या होता है, जब तक विधायक रहवे के, एमएलए रहवे के, मिनिस्टर रहे, अब तो चीफ मिनिस्टर की बारी न हो सकती है। और लगातार 6 टर्म समय लगातार जीता रहा हूँ, और जो मंत्रालय मुझे मिला है बेहतर हमने प्रदर्शन किया है। तो यदि पार्टी का ऐसा फैसला होगा तो स्वागत करेंगे जाकर के, और बिहार की जनता की सेवा के लिए हमेशा तैयार है। जाहिर है मुख्यमंत्री के नाम पर बिहार बीजेपी में गुटबाजी खुला रहस्य है, और अब आलम यह है कि सुशील मोदी को सीएम के लिए मुफीद साबित करने वाले नेताओं को बाहर से आकर रहस्य से पर्दा उठाना पड़ रहा है। सुशील मोदी ने बिहार के अंदर बिहार के लिए संघर्ष किया है, हम लोग भी किए, लेकिन उनके नेतृत्व में किए हैं। हमारे नेता हैं विधानमंडल दल के, और निश्चित रूप से आज बिहार में जितने नेता हैं उनसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता सुशील मोदी। वैसे हकीकत यही है कि कुर्सी तो सिर्फ किसी एक को मिलेगी, लेकिन कुर्सी के नाम पर सियासी किस्सों का नायक बने रहने का ख्वाब पालने वालों का सिलसिला फिलहाल किसी सूरत थमने वाला नहीं है। अमित झा, जी मीडिया, पटना। तो देख लिया आपने ये रिपोर्ट। निश्चित तौर पर एक सवाल कि एक अनार और 100 बीमार, चाहे बीजेपी की बात करें वहां पर भी गुटबाजी, वहां पर भी सब अपने आप को दावेदार बता रहे हैं, और अब नया नाम इस फहरिस्त में जेडीयू की तरफ से भी शामिल हो गया है, रमई राम का। चलिए अब इस पर हम चर्चा करेंगे, और इस चर्चा में हमारा साथ देने के लिए कई खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे आपका हम तारुफ करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से विनोद नारायण झा जी मौजूद हैं, स्वागत है विनोद नारायण जी आपका। साथ ही साथ आरजेडी से हमारे साथ प्रोफेसर रामानुज प्रसाद जी मौजूद हैं, आपका भी स्वागत रामानुज जी। और
और कांग्रेस से इस बीच हमारे साथ विनोद शर्मा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत विनोद शर्मा जी आपका भी। आपको बता दें कि जेडीयू से रविंद्र राय जी को भी बुलाया गया, लेकिन फिलहाल अभी तक वो नहीं पहुंचे। हो सकता है कुछ देर में हमारे स्टूडियो में हो, अभी तक वो फिलहाल नहीं है। पहला सवाल हम आपसे करना चाहेंगे रामानुज जी, अगर देखा जाए तो ये सवाल अगर जेडीयू से कोई रहते नुमाइंदे तो सबसे पहले हम उन्हीं से करते, लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया कि जेडीयू से जो नुमाइंदे को बुलाया गया अभी तक वो फिलहाल नहीं पहुंच पाए। हो सकता है कि कुछ देर में पहुंच भी जाए, लेकिन महागठबंधन की बात अब हो गई है। अब चाहे जेडीयू हो, आरजेडी हो या कांग्रेस हो, आप तीनों का गठबंधन है। इस बीच में सीएम की दावेदारी को लेकर एक नया नाम सामने आ गया, रमई राम का। पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी रहेगी? देखिए, लोकतंत्र में जो है अपनी बात उठाना रखना, अपने को सामने ले आना कोई गुनाह नहीं है। वो कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन का जहाँ तक सवाल है, गठबंधन आगे की ओर मजबूती से जब बढ़ेगा और जो परिणाम आएगा या बिफोर गोइंग इलेक्शन, ये गठबंधन के लोग ही बैठ के तय करेंगे, चाहे वो पोस्ट इलेक्शन डिसीजन हो, प्री इलेक्शन डिसीजन हो। जब गठबंधन है तो कोई एक पार्टी इसमें कहीं इंटाइटल नहीं रह जाती है कि कोई डिसीजन इस पर ले। ये गठबंधन के लोग परिस्थितिजन्य निर्णय लेंगे कि हाँ, कौन हमारे गठबंधन के सरकार का नेतृत्व करेंगे या कौन संगठन का गठबंधन का नेतृत्व करेंगे, किनको हम कहाँ रख लेकर के बेहतरी राज्य का भी करें, जनता की भी सेवा बेहतर ढंग से हो, और गठबंधन भी जो हम लोगों का सपना है कि पूरे देश में जो ये शक्ति जिससे हम लोगों को लड़नी है, जो बाजार 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 बाजार, तो ये देश को जो है कहीं से गरीब और गांव, लेकिन बात गरीबों की करते हैं इस महागठबंधन में, और कहीं ना कहीं फायदा अपना देखते हैं। अगर रमई राम की भी बात की जाए तो अपने ही उन्होंने फायदा देखा। रमई राम या किसी की बात जो है, मैंने कहा ना कि लोकतंत्र में अपनी बात करना कोई गुनाह नहीं है। और ये आप क्यों भूलते हैं कि ये मानव मन की कमजोरी है? इतना ही अगर नहीं होता तो रमई राम या और लोग या आज जो राजनीति में जो एक अनास्था जनता में जो हम लोगों के प्रति बनी है, मैं खुद स्वीकारता हूँ कि आज जो लेजिस्लेचर के प्रति या एक्टिव पॉलिटिक्स में लगे हुए लोगों पर, वैसे लोगों को हम लोग घूमते हैं समाज में, क्षेत्र में, या यहाँ तो कल ही मैं एक जगह से क्रॉस कर रहा था विधानसभा के बगल से, और उसमें देखा कि एक टिप्पणी एक व्यक्ति को करते हुए अपने जीवन के किसी काम में लगा हुआ हो। लेकिन यही सब जो एक्ट होता है, यही सब जो हमारे, उससे आप सही नहीं मानते हो? कहीं ना कहीं देखते हैं कि वो मन की एक जो इच्छा होती है वो सामने आ जाती है, किसी तरह से बोल देना, किसी तरीके से बोल देना। विनोद शर्मा जी, कांग्रेस भी महागठबंधन में साथ में है, और अब इस बीच जैसा रामानुज जी ने कहा कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये फैसला महागठबंधन का है, किसी एक का नहीं है। आलाकमान बैठेगा, जब बात करेगा, बातचीत होगी, उसके बाद पता चलेगा कि सीएम पद का दावेदार या सीएम पद का उम्मीदवार कौन है, भले वो प्री इलेक्शन हो या पोस्ट इलेक्शन हो। लेकिन रमई राम का यह बयान क्या संकेत दे रहा है? क्या यह माना जाए कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस दावेदारी को लेकर, इस कुर्सी को लेकर ही महागठबंधन में कोई दरार आ जाएगी? देखिए, सबसे पहले बड़ी बात है कि हमारे अभी वर्तमान मुख्यमंत्री मांझी साहब हैं, जीतन राम मांझी जी, और तीनों गठबंधन के स्वीकार हैं, तीनों गठबंधन उनको मान रहा है नेता अपना, और हम लोग उनके साथ उनके लेकर के चुनाव लड़े हैं अभी। और इस गठबंधन को आम जनता की स्वीकृति मिली है, जिसमें हम बहुमत आगे बढ़े हैं, इनसे जीते हैं भाजपा से सीट। और जहां तक मुख्यमंत्री 1 वर्ष के बाद चुना जाएगा, तो निश्चित रूप से तीनों गठबंधन के नेता लालू प्रसाद जी हैं, नीतीश कुमार जी हमारे हैं, चाहे हमारा आला कमान केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का तय करता है, बैठ करके तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री होगा, बिहार के हित में क्या होना चाहिए। वो कोई बड़ी बात नहीं है। रमई राम के इस बयान से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते, और आप ये कहते हैं कि रमई राम का बयान कहीं भी ख्याली पुलाव पकाना अच्छी बात है, बहुत लोग ख्याली पुलाव पकाते हैं, रमई राम जी भी सच्चाई से बिल्कुल दूर है। हाँ, बहुत लोग पका रहे हैं इस तरह का पुलाव। सबको इच्छा होती है कि मुख्यमंत्री, तो क्यों ना इस पुलाव को पहले महागठबंधन ही पका देता है? पहले क्यों नहीं डिसाइड कर लेता है कि कौन बनेगा, ताकि रमई राम या दूसरे जो लोग दिल में तमन्ना रखे हुए हैं, या तो उनकी तमन्ना दब जाए या पता चल जाए कि क्या है। ठीक है, बहुत लोग चाहते होंगे, बहुत लोग की इच्छा है, कोई पार्टी की इच्छा नहीं है, कोई गठबंधन की इच्छा नहीं है। चलिए, पार्टी की इच्छा नहीं है, गठबंधन की इच्छा नहीं है, सिरे से यहाँ पर रामानुज जी ने भी खारिज कर दिया और कांग्रेस से विनोद शर्मा जी ने भी खारिज कर दिया कि रमई राम उम्मीदवार के रूप में फिलहाल ऐसा नहीं हो सकता है। यह सवाल हम आपसे करना चाहेंगे विनोद नारायण झा जी, ये क्या चल रहा है? बीजेपी के अंदर भी हमने देखा इस तरीके की खींचतान, कभी प्रेम कुमार जी बोलते हैं, कभी कोई दूसरा नेता बोलता है, सुशील मोदी का नाम सामने आता है, उसके बाद एक बार गुटबाजी होती है कि नहीं सुशील मोदी का नाम नहीं, उन्हीं की वजह से तो उपचुनाव में हार मिली। फिर केंद्रीय केंद्र से आते हैं और केंद्रीय मंत्री ये बात कह देते हैं कि नहीं सुशील मोदी सबसे बड़े उम्मीदवार हैं। ये उम्मीदवार का खेल बीजेपी हो जेडीयू हो, हर तरफ क्यों दिख रहा है ये? देखिए, आप जो बीजेपी की बात आप कह रहे हैं जी,
तो आपने जिन दो लोगों का बाइट अभी दिखाया, सत्यनारायण आर्य जी का और प्रेम कुमार जी का, उन लोगों ने तो कुछ नहीं कहा कि हम उम्मीदवार हैं। उन्होंने बिल्कुल बोला कि मेरी हसरत है, मेरी भी तमन्ना है, मैं भी बनना चाहूंगा। हसरत बनना कोई असाधारण घटना नहीं। उन्होंने जो कहा, जो आपने सुनाया, उन्होंने कहा कि हम 6 बार के एमएलए हैं, यदि मुझे पार्टी ने मौका दिया तो हम इसके लिए तैयार हैं। 6 बार के एमएलए हैं और अब रह गया है तो बस मुख्यमंत्री बनना रह गया। ठीक बात है। तो ये हसरत है। प्रेम कुमार जी ने कहा कि सबसे बड़ा दावेदार तो मैं ही हूं, सबसे काबिल उम्मीदवार तो मैं ही। सबसे काबिल वर्ड आप अपनी ओर से चलिए, सबसे काबिल उम्मीदवार मैं कहा कि हम 6 बार जीते हुए हैं और हमको पार्टी यदि मौका देगी हम इसके लिए तैयार। तो ये क्यों हो रहा है? और SN आर्या ने भी कहा कि हम तो बहुत सीनियर हैं, सब पद पर रह चुके हैं, यदि हमको यही रह गया है, यदि ये मौका भी मिल गया तो हम तैयार। चलिए, अल्फाजों का खेल है विनोद राय जी, ये तो अल्फाजों का खेल है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात सब लोगों ने कहा है। तो फिर उस हिसाब से अगर देखिएगा तो रमई राम जी ने भी क्या गलत कह दिया? रमई राम जी ने भी वही चीज कह दी कि मैं भी बनना चाहता हूं। सही कहा। रमई राम जी के साथ तो अन्याय हुआ जी। रमई राम जी तो सबसे सीनियर है। रमई राम तो जब से एमएलए है, जीतन राम मांझी तो 80 से एमएलए हुए हैं, वो तो 69 से लड़ते हुए आ रहे हैं, जैसा मुझे याद है। रमई राम अगर बीजेपी में आ जाते हैं तो क्या बीजेपी उन्हें टिकट दे देगी? अगर बीजेपी में आ जाते हैं तो क्या बीजेपी उन्हें उम्मीदवार बना देगी? आप जो कह रहे हैं बड़े काबिल उम्मीदवार है। नहीं, उसमें जो अन्याय हुआ है, जब नेता छोड़ के बदल रहे थे तब की बात। विनोद राय जी, आप दूसरी तरफ चले गए। मेरा सवाल आपसे, अगर वो बीजेपी में आ जाते हैं, आज बोल देते हैं कि बीजेपी में आते तब की काल्पनिक प्रश्नों कौन जवाब दे? नहीं तो आते तो हम लेते कि नहीं लेते, इस पर हम विचार करते। जी, आपने काबिल उम्मीदवार उन्हें कहा, काबिल उम्मीदवार आपने जैसे जीतन राम मांझी काबिल को बनाए, उससे ज्यादा काबिल थे वो। उससे ज्यादा काबिल चाहता हूं कि उनका पद छूट गया। चलिए, एक बड़ा बयान यहाँ पर विनोद राय झा जी ने दिया है, जिसका जवाब हम रामानुज जी और विनोद शर्मा जी से भी लेना चाहेंगे, लेकिन मजबूरी एक छोटे से ब्रेक की है। तुरंत लौटते हैं, ये चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं बड़ी बहस और आज का हमारा विषय है किस्सा कुर्सी का, और जिसमें सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए, कौन है दावेदार? बीजेपी की तरफ में भी उठाक पटाक चल रही है, इधर जेडीयू की तरफ से एक नाम आ गया रमई राम का, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान विनोद राय झा जी बीजेपी से, रामानुज जी आरजेडी से और विनोद शर्मा जी कांग्रेस से मौजूद हैं। ब्रेक से पहले विनोद राय झा जी ने साफ तौर पर कहा था कि अगर काबिल की बात की जाए, काबिल उम्मीदवार की अगर बात करें, तो जीतन राम मांझी से भी बड़े हैं और ज्यादा काबिल हैं रमई राम, तो उन्हें तो बिल्कुल होना चाहिए उम्मीदवार। क्या बोलते हैं रामानुज जी आप? जीतन राम से भी ज्यादा काबिल है तो क्यों नहीं उसे फिर महागठबंधन भी मुहर लगा देती है और उन्हें आगे बढ़ा देती है? नहीं, विनोद राय झा जी अपने यहाँ बुला लेना जी। ये सवाल तो मैंने किया था विनोद राय झा जी से, लेकिन कहा कि वो देखेंगे। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ कोई डिस्प्यूट नहीं है जी। न रमई राम जी को नीचा दिखा रहे हैं, न दूसरे को ऊंचा। अभी मांझी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, और सही कहा विनोद शर्मा जी ने कि सभी गठबंधन के दल को वो स्वीकार है। वो हम लोगों ने भी उनको समर्थन दे करके हाउस में, हाउस से बाहर और मुहर लगाया है। जनता ने भी मुहर लगा दी है। अभी उपचुनाव में हम लोगों ने जो है 60% वोट लेकर के उनके नेतृत्व में चुनाव जीता है। ठीक है, हमारे नेता लालू जी और नीतीश जी दोनों ने कैंपेन किया, शरद जी ने कैंपेन किया, लेकिन जीतन राम मांझी जी भी जो मुख्यमंत्री के रूप में परफॉर्म कर रहे हैं, उनके भी बेस वोट हम लोगों को ये रहा। इसलिए कहीं कोई सवाल नहीं बनता है। जहाँ तक सवाल है आगे की या चर्चा आप लोग करा रहे हैं, ये चर्चा हम लोग करा रहे हैं भाई। रमई राम ने जो बात बोली उस बात को आगे बढ़ाया। लोकतंत्र में मैं खाली जी कहता हूँ, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का, रमई राम जी राजनीतिक जीव हैं, लगे हुए हैं, इनकी पृष्ठभूमि को सब लोग जानते हैं, समझते हैं। नहीं तो विनोद जी का एक सवाल का जवाब दीजिए। विनोद शर्मा जी, अब आपसे पूछ रहे हैं विनोद राय झा जी के सवाल का जवाब। बड़े नेता, काबिल नेता, उनसे वरिष्ठ नेता, उनसे पहले से राजनीति कर रहे हैं, इन सारी चीजों के होने के बाद भी जब कार्ड अगर खेला तो ठीक तो कहना रमई राम का है कि उनको क्यों इतना पीछे किया गया, जो बात है विनोद राय झा जी उठा रहे हैं। हालांकि उनसे जब मैंने ये सवाल किया है कि अगर बीजेपी में जाएंगे रमई राम जी तो क्या आडवाणी जी को, जोशी जी को मुख्य दर्शक
समिति बना के इन लोगों ने मुख्य दर्शक बना दिया। अभी इससे बड़ा उदाहरण होगा। तो वही चीज यहाँ पर भी चल रही है। इनके शागिर्द थे ना। अच्छा, रामानुज जी को भी बोल रहे थे। रथी थे, वो रथी थे जी, वो रथ लेके निकले थे देश में आग लगाने, वो आडवाणी जी। तो नरेंद्र मोदी जो है उनके ये शागिर्द और जो है चेला के रूप में लोग कहता जाने गए। चलिए, और रामानुज जी, जब राजधर्म नहीं निभाया वाजपेयी जी ने, तो ये आडवाणी जी ने बचाने का काम किया, तो क्यों उनको मुख्य दर्शक मंडल में डाल दिए? विनोद शर्मा जी, देखिए विनोद नारायण जी बात को घुमाना जानते हैं, ये बातों को घुमा रहे हैं, अपनी सच्चाई से भाग रहे हैं। देखिए, ख्याली पुलाव कोई पका रहा है। रमई राम जी खुद अपने आप कोई पार्टी नहीं कहा है, कोई वहां गुटबाजी नहीं है, जदयू के किसी नेता ने नहीं कहा, लेकिन इनके दल में राधा मोहन सिंह ने बयान दिया, जो केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार के, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके, कि हमारे नेता हैं, हमने नेतृत्व में उनके काम किया है, मोदी जी को मुख्यमंत्री हुआ बनना चाहिए। उधर सीपी ठाकुर जी का बयान आता है कि नहीं, इनका बयान गलत है, व्यक्तिगत है, ऐसा नहीं हो सकता है। और कई एक दावेदारी हो गई, बड़े अब विवाद पैदा हो गया भाजपा में, लेकिन यहाँ कोई विवाद नहीं। हमारे महागठबंधन में कोई ख्याली पुलाव पका रहा है, पकावे विवाद नहीं, लेकिन उसके बाद भी ये बात निकल कर सामने आ रही है, खाली पुलाव तो महागठबंधन में ही पक रहा है। अश्विनी चौबे जी के पास लेकिन जो ख्याली पुलाव, सीपी ठाकुर विनोद शर्मा जी, ठीक है, ये बीजेपी के खेमे की बात है, उसका जवाब देंगे हम, विनोद नारायण झा जी से जवाब लेंगे। लेकिन आप ये बताइए, जो ख्याली पुलाव बन रहा है, ये ख्याली पुलाव तो अभी महागठबंधन में ही बन रहा है, चाहे रमई राम की बात करें, जिस तरीके से उन्होंने कहा। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है ख्याली पुलाव करने के लिए कि हम बन जाए। मैं भी चाहता हूं कि बिहार का मुख्यमंत्री बन जाओ, वो नहीं रोक सकता किसी पार्टी किसी, लेकिन कोई विवाद नहीं गठबंधन में है, कहीं कोई विनोद नारायण झा जी, और इनमें विवाद ही विवाद है। आपस में विवाद तो है ही। जीतन राम मांझी को कोई विधायक ने चुना क्या? जनता ने चुना क्या? तो उसको तो ऐसे उठा करके जैसे पपेट को ऐसे रख देते हैं, वैसे नीतीश कुमार ने रख दिया। चुनाव लड़े थे नीतीश कुमार के नाम पर, और जिस दिन नीतीश कुमार ने नाम की घोषणा की तो हिम्मत नहीं हुआ कि पब्लिकली करे। विधायक दल की बैठक में विधायकों ने कहा कि आप इस्तीफा मत करिए, हम आपके साथ हैं, आपको छोड़कर किसी को मानेंगे नहीं। चुपचाप आकर के अनाउंस कर दिया। उसके बाद में जब विधायक ने रिवोल्ट किया तो उन्होंने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम ये साल 1.5 साल के लिए खड़ा हो मुख्यमंत्री हैं, इनको होने दीजिए। ये कोई जनता द्वारा चुने गए हैं, जैसी उनकी मर्जी, जैसी घर का सब्जी बेच देता है आदमी, वो आज आपको दे दे बैगन, कल उनको दे दे, वैसे लालू जी और ये लोग नेता बनाते रहे। मुझे बात पूरी का, आपकी बात पर मैं नहीं बोल रहा था। तो नीतीश कुमार यदि बनाना ही था तो सबसे सीनियर तो रमई राम थे, उनको बनाना चाहिए था, ये मेरा कहना चाहता हूँ। तो इसलिए अरे तय थोड़े हो रहा, राय मेरी पूछ रहे हैं, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, हम तय थोड़े कर रहे हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? तो नीतीश कुमार जी ने बेईमानी की रमई राम के साथ, और रमई राम के साथ न्याय नहीं हुआ। रमई राम जी सबसे सीनियर मोस्ट आदमी है वहाँ, उनको बनाना चाहिए। अभी भी यदि उनकी इच्छा हो, अभी भी यदि सच्चाई हो तो रमई राम को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, और वो सबसे बेस्ट उम्मीदवार है, सीनियर मोस्ट है, लगातार कैबिनेट मिनिस्टर रहे, लालू जी के मिनिस्ट्री में रहे हैं, इधर मिनिस्ट्री में रहे हैं, उससे पहले मिनिस्टर रहे हैं, इसलिए वो सीनियर मोस्ट है। और उनके नाम यदि कर रहे हैं तो तकलीफ क्यों हो रही है? जनता चुन रही है, घर से चुनना है। घर से निकाले, अपनी पत्नी को बना दिया। नीतीश कुमार जी अपने घर से निकाले, उनको निकाल दिया। ये कोई चुनाव होकर हुआ? महादलित को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आपके पेट में दर्द हो रहा है। महादलित ही है रमई राम, रमई राम महादलित है, रमई राम कोई ब्राह्मण नहीं है, महादलित ही है, महादलित में भी महादलित है। सीनियरिटी की बात, अरे जिसको रखना है रखिए, हम थोड़े कर रहे हैं। लेकिन रमई राम के बारे में उन्होंने पूछा कि सीनियर है कि नहीं, हमने कहा सीनियर मोस्ट है, और जीतन राम मांझी से ज्यादा सीनियर है, ये मैंने कहा। मुझे इन्होंने राय मांगा, मैं थोड़े, और मैं बना था तो मैं थोड़े आरजेडी और जदयू वालों को बनाऊंगा, मैं तो भाजपा वाले को बनाऊंगा, जिसको बनाऊं मैं थोड़े ही बनाऊंगा उनको। इन्होंने मुझे पूछा कि सीनियर तो नहीं, मैंने कहा चलिए बिल्कुल दोनों विनोद जी से किया है नीतीश कुमार। चलिए दोनों विनोद जी, विनोद नारायण झा जी और विनोद शर्मा जी, गुजारिश है, एक सवाल का जवाब दीजिए। विनोद नारायण झा जी, अगर रमई राम इस प्रोग्राम को, इस बड़ी बहस को इस वक्त देख रहे होंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें एक उम्मीद जरूर जगी होगी, एक बैकअप प्लान वो जरूर सोच रहे होंगे कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं, अगर इन फ्यूचर बीजेपी में वो जाते हैं तो उनको बड़ी उम्मीद जग रही होगी। आप आज आपके इस प्रतिक्रिया से, इस राय से
ये काल्पनिक सवाल है। बीजेपी में आएंगे, बीजेपी आला कमान तय करेगा कि उनको लेंगे कि नहीं लेंगे, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, लेकिन वो जहां है उनकी बात कर रहा हूं। दो आदमी में कंपैरिजन हो रहा है। हमारे पार्टी में उनकी एंट्री भी होगी कि नहीं, इस पर हमको शंका है, इसलिए हमको शंका है, इसलिए उनकी बात अलग है। लेकिन अब जहां वो है वहीं ना उनकी संभावना तलाशी जाएगी। वो अभी जदयू में है, सीनियर मोस्ट मिनिस्टर है, संभावना वही है। रामानुज जी काफी देर से चुप है। रामानुज जी देखिए, इनकी पार्टी तो 100% FDI वाली है जी, पूरा FDI और PPP मोड पर। अभी जो चुनाव हुआ, इन लोगों ने जो टिकट बांटा था उपचुनाव में, इनका मोर देन 70% उम्मीदवार जो है FDI का था। FDI मतलब बाहर से आए उम्मीदवार थे, ये कह रहे हैं आप? तो अभी भी अगर FDI का लेके मुख्यमंत्री भी बना दें, देख रहे हैं PM वेटिंग अडवाणी जी। अरे जिससे महागठबंधन किए हो तो आपकी पार्टी से रिजाइन कराया, राम लखन राम रमन को बने थे, राम लखन राम रमन रिजाइन कराया और MLC बनाकर करा दिया। उससे तो आप महागठबंधन करते हैं और FDI की बात करते हैं आप। चलिए रामानुज जी को बोलने आप रोक नहीं सकते। आपकी पार्टी से रिजाइन करा दिया, MLC बना दिया, मंत्री बना दिया, आप लोग चले गए। रामानुज जी अपनी बात पूरी कर ले, ब्रेक के लिए भी रुकना है। रामानुज जी देखिए, मेरी ये समझ है, ये कोई ये नहीं हम लोग स्वास्थ्य पर चर्चा करें, हो गया ये। निश्चित तौर पे अगर ये बात हो रही है तो आज देश में जो परिस्थिति बनी है, हमारे देश के लोग का जो मिजाज है, यानी जनता का जो मत का रुझान आ रहा है, उसमें मैं नहीं समझता हूँ किसकी गुंजाइश रह गई है। रही सही कसर इनके और इन लोगों ने पूरी कर दी। ये निश्चित तौर पे हम लोग अभी तक ये मानते थे, देश के लोगों की मान्यता थी कि साहब लेफ्ट और राइट दो पार्टी है जिसमें व्यक्ति का वर्चस्व नहीं है, व्यक्ति परक नहीं है, ऑर्गेनाइजेशनल पार्टी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशनल है, कोई व्यक्ति एक बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन जब देख रहे हैं हम लोग इनके प्रधानमंत्री जी से मैंने सेकेंड टू PM कोई नहीं बन जाए, नेक्स्ट टू PM, इसके लिए राजनाथ सिंह जी का जो जलानत झेलना पड़ रहा है, जेटली जी और उनके बीच जो लड़ाया जा रहा है, पार्टी या संगठन पर जो कब्जा हुआ था, अब इनके यहाँ भी बाकी नहीं है। बाकी तो जगह जो है बाकी उनके यहाँ भी नहीं है, लेकिन एक सवाल बाकी में नहीं है। एक सवाल जरूर यहाँ पर ये बनता है कि जिस तरीके से बात कर रहे हैं, जिस बात करेगा, जिस तरीके से ये बात निकलकर सामने आ रही है, अपनी मर्जी की बात बाहर ला रहे हैं, अपने दिल की ख्वाहिश बाहर ला रहे हैं, इससे क्या दोस्ती पर असर पड़ेगा? क्या दोस्ती में दरार आएगी? सवाल ये भी है, लेकिन इसका जवाब हम एक छोटे से ब्रेक के बाद लेंगे और ब्रेक के बाद हम ये भी बताएंगे कि कैसे क्रेडिट की होड़ लग गई है महागठबंधन में। जब उपचुनाव के नतीजे आए और जब रिजल्ट आया और जिस तरीके से 6 सीट महागठबंधन ने जीती, अब क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। कैसे क्रेडिट लेने की होड़, कौन ड्राइविंग सीट पर है? एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद उस पर भी करेंगे चर्चा। जी हाँ, कुर्सी एक मोहताज अनेक। सूबे की सबसे बड़ी कुर्सी की कामना करने वाले दावेदार अगर अपने अपने दलों के सामने चुनौतियां पेश कर रहे हैं तो ऐसे ही एक मुश्किल आरजेडी और जेडीयू के सामने भी खड़ी हो सकती है। महागठबंधन की नुमाइंदगी को लेकर दोनों दलों के नेता आमने सामने हैं। हालांकि उपचुनाव में जीत के बाद लालू और नीतीश की दोस्ती ने रफ्तार पकड़ ली है, मगर सवाल अब ड्राइविंग सीट को लेकर है। जीत आरजेडी के कारण ही हुई है। जनता का समर्थन आरजेडी को है, अच्छा दूसरा से जीत होती है। जनता का समर्थन जिनको है उनकी जीत होगी। तो ऐसे में जेडीयू नेता ये कह के प्रेशर बढ़ा रहे हैं क्या कि नीतीश कुमार के नाम पे जीत? अब वो जेडीयू के नेता के पूछता है। अब चलिए, वो सब प्रेशर व्रेशर से काम नहीं चलेगा। जनता मालिक है, जनता जो चाहेगी होगा। ड्राइविंग सीट पर आरजेडी ही रहेगी। ड्राइविंग सीट पर आरजेडी है, रहना क्या है। महागठबंधन में क्रेडिट के नाम पर बवाल, ड्राइविंग सीट पर बैठने की बेचैनी, जारी रहेगी दोस्ती या अब तकरार? उपचुनाव में बीजेपी और उसके साथियों को 6-4 से शिकस्त देने के बाद आरजेडी जेडीयू कांग्रेस महागठबंधन के सामने क्रेडिट की होड़ खतरे का सबब बनती जा रही है।
रघुवंश प्रसाद सिंह ने जेडीयू को अपने लहजे में संदेश सुना दिया है। उनके बयान को डिकोड करने वाले कह सकते हैं कि महागठबंधन के अंदर जेडीयू को आरजेडी की नुमाइंदगी स्वीकार करनी होगी, लेकिन उपचुनाव में लालू और नीतीश की दोस्ती पर जनता की मुहर लगने के बाद खेमेबाजी से परेशान जेडीयू के हौसले बुलंद हैं। जेडीयू ने आरजेडी को अपना इरादा पहले से बता रखा है। आगे जो गठबंधन आम चुनाव लड़ेगा, उस आम चुनाव में नेतृत्व का भी सवाल होगा। तो बिहार के लोग जो आज वोट दे रहे हैं वो ये मान के दे रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री बने। हमारे विधायक दल का फैसला है, हमारी पार्टी का ये फैसला है कि हम अगला चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। ऐसे में सवाल लाजमी है कि बीजेपी को रोकने के लिए लालू और नीतीश ने हाथ तो मिला लिया, लेकिन ड्राइविंग सीट पर बैठने की दोनों की ख्वाहिश दोस्ती में कहीं दरार न पैदा कर दे। कम से कम दोनों दलों के नेताओं के बयान से इस वक्त ऐसा ही लग रहा है। अमित शाह, जी मीडिया, पटना। तो देखा आपने, एक तरफ जेडीयू की तरफ से रमई राम का यह बयान आता है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और दावेदार में सबसे आगे हैं, उम्मीदवारी में सबसे आगे हैं। दूसरी तरफ अब एक बयान आ जाता है आरजेडी की तरफ से रघुवंश प्रसाद सिंह का, और जो साफ तौर पर ये कहते हैं कि आरजेडी ड्राइविंग सीट पर है। और उससे बड़ा एक सवाल उन्होंने किया कि बीजेपी को, माफ कीजिएगा, जेडीयू को अब कौन पूछता है, जेडीयू के नेता को अब कौन पूछता है। रामानुज जी, पहली प्रतिक्रिया इस पर हम आपसे लेना चाहेंगे। आरजेडी से आते हैं रघुवंश प्रसाद सिंह भी, कद्दावर नेता। इसके पीछे का मकसद क्या है? इस बयान के पीछे का मकसद क्या? यह दिखाना कि आरजेडी अभी भी वापसी करेगी सत्ता में, आरजेडी ही सब कुछ है, आरजेडी ही की वजह से यह महागठबंधन की जीत हुई है, क्या सिर्फ यही मकसद? देखिए, आप लोग बाल के खाल निकालते हैं। ये हम लोग बाल की खाल नहीं निकाल रहे हैं, ये निकाल पूरा जवाब है, काम भी दिखा रहे हैं, काम भी है, मीडिया का काम भी है जी कि जनता के सामने खोजबीन करके समाचार लाना आप ला रहे हैं। ये मैं इसी इतराज नहीं कर रहा हूँ कि आपने क्यों किया, लेकिन उनके जो आप वाइट दिखला रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं, उसमें ऐसा कुछ आप पूछ रहे हैं कि होगा, तो क्या ये तो हमने नहीं पूछा कि जेडीयू को कौन पूछेगा। उन्होंने खुद बुला रहे जेडीयू के नेता को कौन पूछता है। वो उनकी शैली है, चूंकि आप कह रहे हैं उनसे कि जेडीयू वाले कह रहे हैं, जेडीयू के फाड़े नीतीश कुमार अगर कह रहे हो, लालू यादव कह रहे हो, तो ये शैली महागठबंधन में अभी दोस्ती हुई है। मैं मानता हूँ ना कि ये जितनी बातें हैं ये कयास है, ये जो चटकलबाजी है। ये कयास की बात हम नहीं कर रहे हैं, अभी दोस्ती हुई है और उसके बाद उस बीच में इस तरीके का बयान, ये क्या मायने? दोस्ती हुई है तो निश्चित तौर से रघुवंश बाबू को हम नहीं कहते हैं कि हाँ नहीं नेता हमारे दल के हैं, वो भी वरिष्ठतम नेताओं में से हमारे दल के हैं, लेकिन ये बात भी दिगर सत्य है, एडमिटेड फैक्ट है कि साहब लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, शरद यादव, जो भी डिसीजन लेना होगा ये लोग लिया है और आगे भी लोग लेंगे। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। ये मैं नहीं कहता, नहीं कह सकता कि हाँ साहब फलाने किसी एक, ये निश्चित तौर पे आवश्यकता महसूस की गई कि साहब कांग्रेस, राजद, वो नहीं, आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। मेरा सीधा सवाल आपसे था कि रघुवंश प्रसाद सिंह का बयान क्या कहता है। विनोद नारायण झा जी, रघुवंश प्रसाद सिंह का बयान का कहीं कोई इतर माने नहीं है। रघुवंश सिंह का बयान का यही है, आप उनसे पूछेंगे तो उनकी शैली है, इसीलिए शैली बोल के तो आप नहीं कह सकते हैं ना। विनोद नारायण झा जी, ये सवाल मेरा आपसे कि जो बयान आपने सुना, क्या इसके पीछे की एक वजह आप बताएं। उससे पहले थोड़ा सा ये भी याद दिला दें कि जब लालू ने ये कहा कि नीतीश मेरे पास आ गए, मेरे पास कोई चारा नहीं था, कोई बयान जेडीयू की तरफ से नहीं आता है। लालू प्रसाद यादव ने मांझी पर निशाना साधा, कहा, उन्हें नसीहत दी कि उन्हें सोच समझकर बयान देना चाहिए, कोई जवाब उस वक्त भी नहीं आता है नीतीश कुमार की तरफ से, जेडीयू की तरफ से। और अब ये बात कि जेडीयू के नेता को कौन पूछता है, ड्राइविंग सीट पर आरजेडी है, अभी भी जेडीयू चुप है। क्या ये वजह है, क्या मजबूरी है कि इस तरीके का बयान महागठबंधन के अंदर से बार बार आ रहा है लेकिन चुप? देखिए, दो बात है। तो मैं नहीं मानता कि चुप है। अभी ललन सिंह का जो जवाब आया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लोग मान रहे हैं, वो मान रहे हैं। मेरा इसमें दूसरा चीज कहना है, ये अस्वाभाविक गठबंधन है और ये गठबंधन चलने वाला नहीं है। ये थोड़ी दिन के लिए जो ये हार थी ना,
ये जो हार थी लोकसभा चुनाव की नीतीश कुमार की, इसलिए अपना मान सम्मान स्वाभिमान प्रतिष्ठा बेच करके वो चले गए थे। नहीं तो नीतीश कुमार जैसा आदमी जब उन्होंने कहा कि मेरे पैर पर गिर गया तो क्या करते, फेंक देते। और नीतीश कुमार मौन रहे, क्योंकि एक बार वो चाहते थे हम कुछ इसको करके दिखाएं। बीजेपी जो हमको 2 सीट पर ला दिया है, एक बार बीजेपी को थोड़ा नीचा दिखाकर आए। बस इस ईर्ष्या में नीतीश कुमार ने इतना सहन किया है, और ये लंबी नहीं चलने वाली है। ये जो ही टिकट का बंटवारा होगा, लालू प्रसाद नेता पद का चुनाव होगा, जो लड़ाई होने वाली है इसमें 117 एमएलए अभी जदयू के पास में है और 50 से ज्यादा सीट लालू यादव का जो तेवर है नहीं मिलने वाला है। क्या एक रणनीति की तरफ से ये बयान दिया हुआ नहीं था, एक तीर से 2 निशाना नहीं किया गया? क्योंकि ये भी दिखाया गया आरजेडी को आप कम मत आके आरजेडी भी सत्ता में वापसी कर सकती है, कि ये दिखाने की कोशिश। दूसरा ये कि आरजेडी को ये बात पता है कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कन्विक्टेड है लालू प्रसाद यादव, उनको प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता। राबड़ी देवी को अगर प्रोजेक्ट किया जाता है तो जेडीयू नाराज हो जाएगी। तेजस्वी यादव अभी उस कद के नहीं, उस लायक नहीं है, इसलिए दिखाना नंबर 2 की हैसियत पर कौन है? क्या ये एक वजह आप समझते हैं? इसमें कौन सी दो राय है जी? ये भी अपने को छोटे नेता थोड़े समझते हैं, अपने को हायरार्की में सेकंड मैन समझते हैं। और अब लोगों को लगता है कि राबड़ी जी को मानेगा नहीं, तो इनको अपना नंबर रघुवंश बाबू का लगता है। इसमें कौन सी दो राय है कि ड्राइविंग सीट पर आरजेडी का मतलब सीधा उनका है कि वो अपना मांगना। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं कि ये अस्वाभाविक गठबंधन है, ये चलने वाला नहीं है, न जनता के बीच चलेगा और वो चलेगा। और रघुवंश बाबू मुख्यमंत्री की अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। लालू यादव यदि जिस चीज आप इशारा कर रहे हैं इसमें कोई इसमें इस महागठबंधन की बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो कहीं ना कहीं बिल्कुल अपने आप को चुपचाप शांति से साइड में खड़ा रखती है। जेडीयू की तरफ से बयान आता है, आरजेडी की तरफ से बयान आता है, कांग्रेस वेट एंड वॉच की स्थिति में रहती है। और उसके बीच इस तरीके के बयान में कभी रमई राम, कभी रघुवंश प्रसाद सिंह, क्या लगता है आपको? आप क्या सोचते हैं, क्या महागठबंधन की सेहत के लिए ऐसे बयान अच्छे हैं, सही हैं? देखिए, यह बयान रघुवंश बाबू का व्यक्तिगत बयान है। फिर आप व्यक्तिगत बयान कैसे आप कहेगा? वो उपाध्यक्ष है, नहीं आरजेडी के उपाध्यक्ष है। उपाध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं होती, सुन लीजिए। प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं होती है। पार्टी में नहीं होती है। प्रदेश अध्यक्ष नहीं होती है। प्रदेश अध्यक्ष का बयान होता है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। उपाध्यक्ष की हैसियत नहीं है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के जी, जिसमें कहते हैं कि रघुवंश बाबू को यदि तब तो आप बोल दीजिएगा लालू प्रसाद, तब तो आप बोल दीजिएगा लालू प्रसाद यादव का भी ये व्यक्तिगत बयान है। नहीं चलने वाला जी, अध्यक्ष हैं, उनका बयान सही माना जाएगा। जी, राजकुमार पूर्वे जी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष, उनका बयान या अधिकृत प्रवक्ता का बयान रामानु जी कोई हैसियत नहीं है, इस बयान का कोई मतलब ना निकाला जाए। खुद ही मुख्यमंत्री पद छोड़े, उनके लिए मुख्यमंत्री पद कोई बड़ी बात नहीं है। विनोद शर्मा जी, ये बयान का जवाब हम लेना चाहेंगे पहले रामानु जी से। पहले रामानु जी किया जा सकता है। विनोद शर्मा जी रामानु जी से हम लेना चाहेंगे। रामानु जी उपाध्यक्ष है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आपके रघुवंश प्रसाद सिंह है। मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि क्या इनके इस बयान का कोई हैसियत नहीं है? उनकी कोई हैसियत नहीं है। उपाध्यक्ष के बयान की कोई हैसियत नहीं, बयान अधिकृत होता है, कोई व्यक्ति स्वतंत्र ऐसे बोल। रामानु जी, उपाध्यक्ष के बयान की कोई हैसियत नहीं। देखिए, रघुवंश बाबू दल के सम्मानित नेता हैं जी, लेकिन उनके बयान का हैसियत नहीं है, ये बोला है विनोद शर्मा जी। नियमता नहीं होती, किसी पार्टी में नहीं होती, नियमता नहीं है, किसी पार्टी में नहीं। ये रामानु जी को बोलने दीजिए ना। रामानु जी तो अपने मन से बोल रहे हैं, ये जवाब रामानु जी को देने दीजिए। मैं ऐसा मानता हूं कि लोकतंत्र में जी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की ही सबसे ज्यादा गारंटी की बात की जाती है। तो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है पार्टी नहीं, वो तो स्वतंत्रता की बात हो गई, इसको मान रहे हैं। लेकिन क्या उपाध्यक्ष किसी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के बयान के हैसियत नहीं माने हम, उनका व्यक्तिगत बयान मान लें हम? नहीं, निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ कि जो आप कह रहे हैं जहां ले जाना चाहते हैं। नहीं, मैं ले नहीं जा रहा हूं, मैं आपसे सीधे सवाल हाँ या ना में पूछ रहा हूं। क्या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का बयान की हैसियत नहीं है? नहीं, हैसियत क्यों नहीं है? रघुवंश बाबू की पार्टी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के मतलब जिस चीज में हमें सहमति है तब वो हैसियत है उनकी, जिस चीज में सहमति नहीं उसमें हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब है विनोद रंझा जी, ये तो मतलबी वाली चीज हो गई रघुवंश बाबू का जी। रघुवंश, अगर मुझे बोलने दीजिए, सरासर अपमान है। रघुवंश बाबू राजद के हायरार्की में सेकंड मैन है और एक
पार्टी के प्रवक्ता की ऐसी बातें, हम तो इसीलिए कहते हैं ये सरासर रघुवंश बाबू का अपमान है। और रघुवंश बाबू हायरार्की में सेकंड मैन है। अभी तो आप नंबर 1 मानिए। लालू प्रसाद अस्वस्थ है, लालू प्रसाद अस्वस्थ है, अभी तो नंबर 1 है, अभी तो नंबर 1 है वो। एक तरह से वर्किंग प्रेसिडेंट के हैसियत में लालू प्रसाद जी बीमार हैं, सीनियर मोस्ट उपाध्यक्ष हैं, उनकी बयान ही फाइनल पार्टी का बयान है, लेकिन उनके बयान की हैसियत नहीं है। और यदि ये नहीं मानते हैं तो भगवान मालिक है ऐसे। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर जो चर्चा चल रही है इस बीच जो एक बड़ा बयान रघुवंश प्रसाद सिंह के बयान को विनोद शर्मा जी ने साफ तौर पर कहा कि उपाध्यक्ष हैं, उनके बयान की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन अगर उनके बयान से सहमत है तो फिर हैसियत भी है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की ये सारी चर्चा ये कैसी चल रही है। विनोद शर्मा जी क्या कह रहे हैं, लेकिन आप अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बीमार है, अस्वस्थ है, तो रघुवंश प्रसाद सिंह की हैसियत क्या होगी हम समझ सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं, चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है। बड़ी बहस में आज हम चर्चा कर रहे थे कुर्सी एक मोहताज अनेक। शुरुआत हुई थी कि रमई राम ने जो बयान दिया कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उम्मीदवार बनना चाहते हैं, माफ कीजिएगा। उसके बाद उस चर्चा वो आगे बढ़ी। हमने रघुवंश प्रसाद सिंह का भी बयान सुनाया जिसमें उन्होंने कह दिया कि ड्राइविंग सीट पर आरजेडी है, जेडीयू के नेता को कौन पूछता है। लेकिन इस स्टूडियो में जो बहस हुई उस दौरान एक और बड़ी बात निकलकर सामने आई जो कहीं ना कहीं यह बता रही है कि महागठबंधन की सेहत बहुत अच्छी नहीं है और इस तरीके के बयान जो आ रहे हैं वो सही नहीं है। क्योंकि इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता विनोद शर्मा जी मौजूद है जो महागठबंधन के भी हिस्सा हैं, आरजेडी से रामानुज जी हैं और बीजेपी से विनोद नारायण झा जी हैं। ब्रेक से पहले साफ तौर पर यहां पर कह दिया विनोद शर्मा जी ने कि उपाध्यक्ष की बयान की हैसियत नहीं होती है। इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और दोबारा विनोद शर्मा जी हम आपसे भी पूछना चाहेंगे, महागठबंधन के हिस्सा हैं आप, उसके अलावा इस तरीके का जो बयान आ रहा है उस बयान को भी आपने डिफेंड करने की जगह साफ तौर पर यह कह दिया कि भाई तो हैसियत ही नहीं उनकी, किस ओहदे के हिसाब से कह रहे हैं। जबकि अस्वस्थ है लालू प्रसाद यादव, उपाध्यक्ष है रघुवंश प्रसाद सिंह, नंबर 2 की हैसियत आरजेडी में रखते हैं, क्या उनके बयान का कोई मायने नहीं? देखिए, नियमता जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी को चार्ज नहीं देता है कोई 2 नंबर 3 नंबर नहीं होता है। और जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति ना हो तब तो एक प्रवक्ता का भी वैल्यू नहीं, राष्ट्रीय नहीं, प्रवक्ता अधिकृत होता है, प्रवक्ता अधिकृत होता है, प्रवक्ता राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन उपाध्यक्ष का वैल्यू रूप में, हाँ, उपाध्यक्ष अधिकृत नहीं होते हैं। उनकी व्यक्तिगत राय होती है, व्यक्तिगत विचार होते हैं किसी भी पार्टी में, राष्ट्रीय पार्टी भी क्यों ना हो। विनोद नारायण झा जी, वो व्यक्तिगत राय हो सकती है। एक मिनट सुन लीजिए, विनोद नारायण जी सुन लीजिए, राधा मोहन सिंह इनके वरीय नेता है, सीपी ठाकुर ने क्या कहा, बोलने नहीं देंगे। राधा मोहन सिंह का व्यक्तिगत बयान है, वाले क्यों नहीं बोलने नहीं देंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, तो ये लोग अपने घर की चिंता करें, रामविलास पासवान को माला पहना रहा है, स्वाभाविक है। विनोद शर्मा जी बोलने दीजिए, वरना दर्शकों को पता नहीं चल पाएगा कौन क्या बोल रहा है। हमारी बात को ऑर्डर में लीजिए और ये देख लीजिए। विनोद शर्मा जी गुजारिश है, विनोद शर्मा जी गुजारिश है, वरना दर्शक समझ ही नहीं पाएंगे। चाहता हूं कि रघुवंश बाबू का न सिर्फ अपमान है, लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस वाले लोकतांत्रिक नहीं है, कांग्रेस अथॉरिटेरियन फोर्सेज है। कांग्रेस में सोनिया गांधी के मुंह से निकली हुई भगवान नरेंद्र मोदी अभी चला रहा है पूरे देश को, इसलिए उसको पता नहीं है आंतरिक लोकतंत्र क्या होता है, पार्टी डेमोक्रेसी क्या है। लेकिन इस सारी चीजों पर विनोद नारायण झा जी, रामानुज जी, विनोद नारायण झा जी, और इसीलिए और सुशील मोदी के नाम पर चलेगी। विनोद शर्मा जी, घर को देखिए, चलिए विनोद शर्मा जी, विनोद नारायण झा जी, विनोद शर्मा जी और विनोद नारायण झा जी रोकना चाहेंगे। गुजारिश हमारी गुजारिश है, कृपया चलिए उनके बारे में ऐसी चलिए रोकना चाहेंगे। रामानुज जी, गठबंधन नहीं चलेगी। चलिए रामानुज जी गुजारिश विनोद जी, गुजारिश हमारी वक्त की मजबूरी है, मोहन सिंह पर रोक लगाई और सीपी ठाकुर। विनोद शर्मा जी, वक्त की मजबूरी है, रोकना चाहेंगे आपको। रामानुज जी, आपसे एक सवाल, धर्म संकट में आप दिखाई दे रहे हैं, हमेशा आप बोलते हैं, नॉन स्टॉप बोलते हैं, लेकिन आज आप कहीं ना कहीं अपने इस चीज को भी डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टी के ऊपर में सवाल उठा,
रघुवंश प्रसाद सिंह को कह दिया गया कि उनकी कोई हैसियत नहीं, उनके बयान की हैसियत नहीं है, लेकिन आप इस बात पर कोई एतराज आप नहीं जता पा रहे हैं। क्या मजबूरी है आपकी? महागठबंधन में आने के बाद ये मजबूरी? मुझे रामानुज जी का ये चेहरा बड़ा चौंकाने वाला लग रहा है। नॉन स्टॉप बोलते हैं आप हमेशा। देखिए मैंने अभी आप ऑर्डर में लीजिए डिबेट को जी, और आपका डिबेट जा रहा है। नहीं, मैंने आपको मौका दिया और मेरा वही आपसे सवाल मैं ये कह रहा हूँ, शुरू से कह रहा हूँ कि हाँ साहब, गठबंधन में चाहे आप दिखला रहे हैं जेडीयू के जो साथी बोल रहे हैं ललन सिंह जी, चाहे रघुवंश बाबू को दिखला रहे हैं या दूसरे किसी को दिखला रहे हैं, ये सारी बातें जो है निरर्थक है, बेमानी है। क्या ये भी निरर्थक है कि उपाध्यक्ष का वैल्यू नहीं है? क्या ये निरर्थक है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उपाध्यक्ष की वैल्यू नहीं, ये जो बात है इस बात को आपको रखना होगा। मुझे आपकी प्रतिक्रिया चाहिए इस पर, नहीं तो मुझे फिर वाइंड अप करना होगा। नहीं, मैं प्रतिक्रिया दे रहा हूँ ना, आप लीजिएगा प्रतिक्रिया। बिल्कुल मैं ले रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनकी हैसियत नहीं है जी, लेकिन ये बातें आप लोग मीडिया के साथ ही पूछते रहेंगे को जो अपना ये है, जिस हिसाब से आप लोगों ने घुमाया या जी, आपने वो जवाब नहीं दिया। आपने विनोद शर्मा जी ने जो बात रखी उसका जवाब शर्मा जी आप घुमा के ले जा रहे हैं। मेरे पास वक्त की मजबूरी है, विनोद शर्मा जी नहीं सुन पाएंगे इतनी लंबी बात अपने तरीके से रख रहे हैं जी। मैं ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि गठबंधन हुआ है, ये पार्टी की आम राय से हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं के राय से होने की बात है, आगे भी होगा। ऐसा कहीं कुछ हम लोग की ओर से नहीं है कि जनता में भी कोई गलत मैसेज जाए। चलिए, लेकिन रामानुज जी, आपका जो एक चेहरा, आपकी जो एक हैसियत थी, जिस तरीके से आप नॉन स्टॉप बोलते हैं, आज खैर वो नजर नहीं आया। लेकिन इस पूरे चर्चा के दौरान जो एक बात नजर आई वो ये साफ है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन की सेहत पर खतरा जरूर है। कोई खतरा नहीं है, बयान आ रहे हैं बनाने के लिए, लेकिन ये जरूर दिख रहा है। मेरी बात करिए, वक्त की मजबूरी है रामानुज जी, हम नहीं दे पाएंगे। जब हम आपको मौका दे रहे थे आपने अपनी बात को डिफेंड नहीं किया। नहीं, अभी चलिए, वक्त की हमारी मजबूरी, यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। विनोद नारायण झा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रामानुज जी, आपका भी शुक्रिया, और विनोद शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। देखते रहिए ज़ी पुरवैया, दीजिए इजाजत, नमस्कार।